Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. आइए आज बात करते हैं एक ऐसे दौर की जिसने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदलकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 1850 से 1914 के बीच के समय की, जब यूरोपीय ताकतों ने पूरी दुनिया में फैलने की एक जबरदस्त होड़ शुरू कर दी थी। इसी को कहते हैं साम्राज्यवाद का युग। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन कुछ दशकों ने उस दुनिया की नींव कैसे रखी जिसमें हम आज जी रहे हैं। इस बदलाव का अंदाजा लगाना है तो जरा अफ्रीका के बारे में सोचिए। सिर्फ 40 साल के अंदर लगभग पूरा का पूरा महाद्वीप बाहरी ताकतों के कब्जे में चला गया, मतलब 10% से सीधे 90%। आखिर ये इतनी तेजी से हुआ कैसे? कौन सी ताकतें थी इस आकर्षण के पीछे? इतिहास के इस उलझे हुए चैप्टर को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये सब हुआ क्यों, इस अचानक आई तेजी की वजह क्या थी। फिर हम देखेंगे कैसे, मतलब साम्राज्य बनाने की क्या रणनीति थी। इसके बाद हम जमीनी हकीकत को समझेंगे कि लोगों पर इसका क्या असर हुआ। और आखिर में हम बात करेंगे उस दौर में हुए विरोध और उसकी विरासत की, जो आज तक हमारे साथ है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। वो क्या वजह थी जिसने इस वैश्विक कब्जे की आग को भड़काया? हमारा पहला हिस्सा इसी के पड़ताल करता है कि ये नया साम्राज्यवाद आखिर शुरू ही क्यों हुआ। देखिए, इस विस्तार के पीछे असल में 3 बड़ी ताकतें एक साथ काम कर रही थी। सबसे पहले तो था राष्ट्रवाद का नशा। हर यूरोपीय देश अपने पड़ोसियों से ज्यादा ताकतवर दिखना चाहता था, और जिसके पास जितनी ज्यादा कॉलोनियां वो उतना बड़ा पावर। दूसरा कारण था पैसा, यानी आर्थिक होड़। औद्योगिक क्रांति की वजह से कच्चे माल की जबरदस्त भूख थी और अपना बना हुआ सामान बेचने के लिए नए बाजार भी चाहिए थे। और तीसरा एक मिशनरी जोश था। कई यूरोपीय सच में यह मानते थे कि अपनी संस्कृति और अपने धर्म को दुनिया भर में फैलाना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ इरादों से तो साम्राज्य नहीं बनते हैं ना, इसके लिए एक पूरा प्लान चाहिए था, एक रणनीति। तो इस सेक्शन में हम साम्राज्यवाद की उसी प्लेबुक पर नजर डालेंगे। वो कौन से तरीके और सिस्टम थे जिनका इस्तेमाल इतने बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा बनाए रखने के लिए किया गया। कंट्रोल करने के भी कई अलग अलग मॉडल थे। एक था कॉलोनी बनाना, मतलब किसी जगह पर सीधे सीधे विदेशी ताकत का राज। दूसरा था प्रोटेक्टोरेट, जहां लोकल सरकार तो होती थी लेकिन उसकी लगाम किसी भारी ताकत के हाथ में होती थी। फिर आता था प्रभाव क्षेत्र, जहां सारा खेल पैसे और व्यापार पर कंट्रोल का था। और एक था आर्थिक साम्राज्यवाद, जहां सरकारें नहीं बल्कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां किसी देश को कंट्रोल करती थीं। अच्छा, अब राज चलाने के भी 2 मेन स्टाइल थे। एक था अप्रत्यक्ष नियंत्रण, जिसमें मौजूदा लोकल राजाओं या नेताओं के जरिए ही काम चलाया जाता था। ये थोड़ा आसान और कम खर्चीला था। और इसके बिल्कुल उलट था प्रत्यक्ष नियंत्रण, जिसमें बाहर से अपने अफसर लाकर बिठा दिए जाते थे और लोकल लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं छोड़ा जाता था। इस डायरेक्ट कंट्रोल के पीछे अक्सर एक सोच काम करती थी, जिसे पैटर्नलिज्म कहते हैं। मतलब यूरोपीय शासक खुद को एक गार्डियन की तरह देखते थे। वो कहते थे कि हम तुम्हारी जरूरतें तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अधिकार या आज़ादी नहीं देंगे क्योंकि तुम अभी उसके काबिल नहीं हो। ये एक ऐसी सोच थी जो अपनी नस्ल को दूसरों से बेहतर मानने पर टिकी थी। लेकिन इन सब रणनीतियों और बड़ी बड़ी बातों का जमीन पर रह रहे करोड़ों लोगों के लिए क्या मतलब था? चलिए अब कागजी योजनाओं से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साम्राज्यवाद ने अफ्रीका और एशिया की शक्ल कैसे बदल दी। यहाँ 2 बिल्कुल अलग लेकिन बहुत जरूरी उदाहरण है। एक तरफ था अफ्रीका, जहां यूरोपीय ताकतों ने बर्लिन में एक मेज पर बैठकर सचमुच नक्शे पर लाइनें खींचकर पूरे महाद्वीप को आपस में केक की तरह बांट लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि वहां कौन लोग सदियों से रह रहे थे। और दूसरी तरफ था भारत, जिसे ब्रिटेन अपने ताज का नगीना मानता था, कच्चे माल का एक कभी ना खत्म होने वाला सोर्स और अपने सामान के लिए एक बहुत बड़ा बाजार। और इसका नतीजा बहुत भयानक था। लोगों ने अपनी जमीन खो दी, अपनी आज़ादी खो दी। चेचक जैसी नई बीमारियों ने लाखों लोगों की जान ले ली। खेती का तरीका बदलने से भयानक अकाल पड़े। सदियों पुरानी संस्कृतियां और समाज बिखर गए। और शायद सबसे बुरा असर हुआ कृत्रिम सीमाओं का, जिन्होंने या तो एक ही समुदाय के लोगों को अलग अलग देशों में बांट दिया या फिर जानी दुश्मन कबीलों को एक ही देश में रहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि लोगों ने ये सब चुपचाप सह लिया। हमारा आखिर हिस्सा इसी बारे में है कि जिन लोगों को गुलाम बनाया गया, उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया।
उनके संघर्ष, उनकी हार और साम्राज्यवाद के उन गहरे जख्मों की कहानी जो आज भी मौजूद हैं। हर जगह लोगों ने आवाज उठाई, पर नतीजे अलग अलग रहे। इथियोपिया की कहानी देखिए। वहां के सम्राट मेनेलिक द्वितीय ने बड़ी चालाकी से यूरोपीय ताकतों को ही एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया, अपनी सेना को मॉडर्न बनाया और 1896 में इटली की सेना को बुरी तरह हरा दिया। उन्होंने अपने देश को बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ भारत में 1857 का सिपाही विद्रोह, आपसी तालमेल की कमी और हिंदू मुसलमानों के बीच फूट की वजह से नाकाम रहा, और इसके बाद तो अंग्रेजों ने सीधे भारत पर अपना राज कायम कर लिया। तो सवाल ये उठता है कि इन सब पुरानी बातों का आज क्या मतलब है? इस दौर ने हमारे लिए आखिर क्या विरासत छोड़ी है? सच तो ये है कि साम्राज्यवाद के जख्म आज भी भरे नहीं हैं। उन मनमानी खींची गई सीमाओं की वजह से आज भी कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता और झगड़े हैं। कई देश आज भी आर्थिक रूप से अपने पुराने शासकों पर निर्भर हैं। समाज में अपनी पहचान को लेकर संकट है और पश्चिम के खिलाफ एक गहरी नाराजगी आज भी महसूस की जा सकती है। और आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जब हम आज दुनिया में कहीं कोई झगड़ा या तनाव देखते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि उसकी जड़ें 100 साल से भी पहले किसी यूरोपीय शहर में एक नक्शे पर खींची गई एक लाइन में छिपी होती हैं। ये सवाल हमें बताता है कि इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस हमारे आज का हिस्सा बन जाता है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.